गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम के क्षितिज पुस्तक अध्याय प्रथम प्रेमचंद, और प्रेमचंद की कहानी है बैलों की कथा। वैसे देखें तो प्रेमचंद का परिचय बड़ा ही लंबा हो जाता है, लेकिन अपनी पुस्तक की दृष्टि से देखें तो ये संक्षिप्त परिचय हम उनका पढ़ेंगे पुस्तक से लेकर के। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास क्षितिज पुस्तक अवश्य रखें, और जहाँ जहाँ मैं आपको अंडरलाइन के लिए कहूँ वहाँ वहाँ आप अंडरलाइन भी करते रहें। तो शुरुआत करते हैं प्रेमचंद के परिचय की। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 31 जुलाई को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में उनका नाम धनपत राय था और उनको बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, और यह भी नाम उनके ही किसी साथी ने प्रेमचंद दिया था। चूँकि उनकी एक पुस्तक हुआ करती थी सोजे वतन, और उस सोजे वतन पुस्तक को अंग्रेज़ सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया और उनकी सभी प्रतियां हैं वो नष्ट कर दी गई, क्योंकि उस पुस्तक के माध्यम से पूरे भारत में लोगों में एक प्रकार से स्वतंत्रता की अलख जग गई थी। परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा उसको जब्त कर दिया गया और धनपत राय नाम से पुस्तकें लिखने के लिए मना ही कर दी गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने उर्दू भाषा में भी नवाब राय नाम से लिखा करते थे। फिर उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके प्रेमचंद किया और प्रेमचंद नाम से छद्म नाम से पुस्तकें लिखने लगे, उपन्यास लिखे और कहानियाँ भी लिखी, और इसी छद्म नाम से उनका नाम प्रेमचंद प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने बचपन अभाव में व्यतीत किया। उनका जो प्रारंभिक जीवन था बड़ा ही अभाव में व्यतीत हुआ था, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्हें शिक्षा से लगाव था, एजुकेशन सिस्टम से बड़ा ही स्नेह प्रेम था। परिणाम स्वरूप वो शिक्षा या एजुकेशन इंस्पेक्टर के रूप में पहली नियुक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु उस समय 1919-1920-21 के आसपास भारत के अंदर असहयोग आंदोलन संचालित था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि जितने भी उस समय के भारतीय थे जो देश प्रेम से लबरेज थे, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान से अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए जितने भी विरोध करना था भारतीय लोगों ने विरोध किया, बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, विदेशी नौकरी प्राप्त किए थे, उन सभी नौकरियों को उन्होंने त्यागपत्र दिया। इसी सिलसिले में प्रेमचंद ने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया और असहयोग आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। फिर वे लेखन के प्रति बड़े आकृष्ट हुए और पूर्ण रूप से लेखन में कूद पड़े। 8 अक्टूबर 1936 इस महान कथाकार का देहांत हो जाता है। 1936 जो समय है उस समय इस महान कथाकार का निधन हो जाता है, और यहीं से हिंदी साहित्य का जो छायावाद है वो समाप्त होकर के प्रगतिवाद जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात प्रयोगवाद का आरंभ होता है। प्रेमचंद एक श्रेष्ठ कहानीकार भी थे, श्रेष्ठ उपन्यासकार भी थे। यहाँ तक कि जो बड़े साहित्यकार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा दी है, क्योंकि उनके उपन्यास जिनमें गोदान उपन्यास है वो इनके अंत समय में लिखा गया था, अंतिम काल में लिखा गया था। और गोदान जो है वर्तमान की सबसे कालजयी रचना है और एक प्रकार से किसानों का महाकाव्य नाम से भी उनको हम जानते हैं।
और इनके अनेक सेवा सदन हैं, कर्म भूमि है, रंग भूमि है। इन उपन्यासों को पढ़ने से पता लगता है कि इन्होंने किस प्रकार से ग्रामीण अंचल, किस प्रकार से सरल भाषा में अपने साहित्य को उकेरा है। परिणाम स्वरूप इनको उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा दी जाती है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की कहानियों को, प्रेमचंद के उपन्यासों को हम कहानी, विशेष रूप से कहानियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वो शुरुआती भाग है, वो एक प्रकार का आदर्शवाद के ऊपर आधारित था। दूसरा जो इनका भाग आता है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आता है। और जो अंत समय में इनकी जो कहानियाँ लिखी गई थी वो पूर्ण रूप से यथार्थवाद का परिचय कराती है। और यह यथार्थवाद अर्थात जो देखा वो लिखा, जो समाज में भोगा गया उसको लिखा गया। और इनकी यथार्थवाद की पूछ की रात सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से आती है। शुरुआती जो इनकी कहानी है पंच परमेश्वर, ये पंच परमेश्वर एक आदर्श को स्थापित करती है। तो 3 कालों में इनकी कहानियों को भी हम विभाजित कर सकते हैं। आदर्श, दूसरा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, और तीसरा जो है वो यथार्थवाद के रूप में इनके कहानियों को हम समायोजित कर सकते हैं। इनके मानसरोवर के 8 भागों में कहानियाँ संकलित थी। इनकी प्रमुख उपन्यास जो थे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास रहे। इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। हंस पत्रिका इन्हीं के काल में अपने श्रेष्ठ स्वर्ण युग की तरफ उन्मुख हुई थी। आज भी हंस पत्रिका चलती है, लेकिन जितना कृतार्थ मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका को किया है वैसा भूतो न भविष्यति, न पहले कोई कर पाया है, न अब कोई कर पाने की संभावना है। हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए। प्रेमचंद जी ने अन्य प्रकार के गद्य, जिसमें निबंध भी आते हैं और करबला जैसे नाटक भी आते हैं, ये भी आपने लिखे थे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अगर समाज के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजिंग लाना है, तो वे साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और साहित्य के माध्यम से समाज में आशानुरूप परिवर्तन आ सकता है, आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है, ये धारणा थी मुंशी प्रेमचंद की। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में भी मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, साहित्य है वो समाज का दर्पण है। कहा भी गया है साहित्य समाज का दर्पण है। तो मुंशी प्रेमचंद ने भी जो अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में जो जो देखा, जो भोगा, उस देखा और भोगा को अपने साहित्य में लिखा। और उनको लिखने से, सीधे और सरल तरीके से लिखने से सामान्य व्यक्ति भी उन बातों को समझ पाता है। परिणाम स्वरूप आज हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के नाम से जाने जाते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। इन्होंने किसानों के बारे में लिखा, किसानों की जो पीड़ा है, किसानों की जो स्थिति है, कमज़ोर स्थिति है, उसके बारे में लिखा। मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, किस प्रकार से वे रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ प्रतिदिन वे मजदूरी करते हैं, प्रतिदिन खाना खाते हैं। अगर मजदूरी नहीं करे तो खाना नसीब नहीं होगा। इस प्रकार की दयनीय स्थितियों को भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उकेरा। दलितों का शोषण, जिस प्रकार से साहूकारों, धनाढ्य लोगों द्वारा दलित वर्ग का, वंचित जो वर्ग है, उन वर्ग का जिस प्रकार से शोषण होता है, उस शोषण को भी अपने साहित्य के माध्यम से उकेरा। समाज में स्त्री की दुर्दशा, समाज में जो स्त्री की दुर्दशा है
उसके ऊपर भी आपने कुठाराघात प्रहार किया। गबन के माध्यम से, निर्मला के माध्यम से, इन विशेष उपन्यासों के माध्यम से समाज के अंदर जो महिलाओं की दुर्दशा है उस दुर्दशा को भी इंगित करते हुए साहित्य रचा। यहाँ तक कि इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने एक विधवा के साथ विवाह किया था। उस समय विधवा स्त्री समाज की एक बहुत ही बड़ी दुर्दशा थी और स्त्री समाज के लिए सबसे भयावह स्थिति थी विधवा होना। जो कहा, जो लिखा, वैसा उन्होंने अपने कर्मों से, कार्यों से भी लोगों के सामने एक मिसाल कायम की। प्रेमचंद ने स्वयं विधवा के साथ विवाह करके जैसे लिखा, जैसा कहा, उसको अपने कर्मों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से चरितार्थ भी किया। स्वाधीनता आंदोलन भी इनके साहित्य की सबसे प्रमुख कड़ी थी। स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, देश सेवा, इसके माध्यम से भी इन्होंने अपने साहित्य में रचा, लिखा। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इनकी कहानियाँ लगभग 300 के आसपास इनकी कहानियाँ आती है और उन सभी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में लिखा गया है, संकलित किया गया है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की अद्भुत आत्मीयता मिलती है। अगर हम बात करें कि भाई उन्होंने अपने कथा साहित्य में, कहानियों में सिर्फ मनुष्यों के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री दुर्दशा के बारे में, या शोषक के विरुद्ध, या किसानों के बारे में, या मजदूरों के बारे में इतना ही नहीं लिखा, अपितु संसार का सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा प्राणी, उसके बारे में भी लिखते हैं। कुत्ते के बारे में भी कहानी लिखती है। उन कहानियों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि वास्तव में ये कलम के सिपाही थे। इनके पुत्र अमृत राय, जिन्होंने इनको कलम का सिपाही की भी संज्ञा दी थी, कलम का मजदूर भी इन्हें कहते हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही। कोई बड़ी से बड़ी बात है, बड़ा सा बड़ा विषय है, जटिल विषय है, बोझिल विषय है, आम जनता तक, सामान्य मनुष्य की तरफ पहुंचाना, ये इनके साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। प्रत्येक व्यक्ति, बालक से लेकर बूढ़ा जो है, इनके साहित्य को पढ़ करके सरलता से समझ सकता है। ये इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता रही थी। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है। इनकी भाषा, इनकी कहानियाँ, इनके साहित्य को पढ़ करके बोझिलता, उबाऊपन नहीं, बल्कि सजीवता मिलती है। बड़े ही सरस और सहज और सरल तरीके से हम इनको सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। मुहावरेदार भाषा रही इनकी। इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। साहित्य के बड़े बड़े लच्छेदार भाषा का प्रयोग न करते हुए जनमानस में जो प्रचलित शब्द हैं, उन जनमानस में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि लोग अपने को प्रेमचंद के समीप माने। और ऐसा हुआ। परिणाम स्वरूप इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कालजयी लेखक के रूप में, कालजयी एक साहित्यकार के रूप में आज भी रचे बसे हैं मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की क्षितिज में कहानी है जो 2 बैलों की कथा, जिसमें जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पशु पक्षियों के प्रति भी इन्होंने लिखा है। उनकी भावनाओं को भी उन्होंने आवाज़ दी है अपनी लेखनी के माध्यम से। तो यह पाठ है 2 बैलों की कथा। इसका संक्षिप्त परिचय लेकर के अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। जब तक आप मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वम्भर थानी को ज़रूर लाइक, शेयर और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इसके माध्यम से किसानों की स्थिति को भी बताया गया है और पशुओं की, बैलों की कथा के बारे में भी, बैलों की जो मनोभावना है उसके बारे में भी अभिव्यक्ति मिली है इस कहानी में। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, अर्थात जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय की ये कहानी है। और उन बैलों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को, जो परतंत्र समाज है, उनको शिक्षा दी है। यदि संगठित हुए तो स्वतंत्रता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इन्होंने सीख दी है भारतीय समाज को।
उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष किया जाए, यह सीख दी है हमारे भारतीय परतंत्र समाज को इस कहानी के माध्यम से। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अगर वास्तविक बात करें तो यह कहानी उस समय लिखी गई जब भारत परतंत्र था, और परतंत्रता के काल की बात लिख करके सामान्य लोगों में स्वतंत्रता के प्रति वे भावना उद्वेलित करते हैं। ऐसे थे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। हितोपदेश बादरायण द्वारा लिखा गया और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, जिसमें पशु पक्षियों के नीतिगत बातों के बारे में मनुष्य को नैतिक शिक्षा प्रदान की गई है। और उसी नैतिक शिक्षा को लेकर के मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस कहानी में भी उजागर किया है। तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। तब तक आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानी को ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।